अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में हम देखेंगे दिन भर की बड़ी खबरें। हज कैंप नामपल्ली से आज 2 काफिलों के जरिए जुमला 754 आज़मीन हज की रवानगी अमल में आई। रियासत तेलंगाना के 377 आज़मीन हज पर मुश्तमिल 5वां काफिला आज दोपहर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद से बराह जिद्दा मक्के मुकरमा रवाना हुआ। हज कैंप नामपल्ली में रुकन असेंबली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी, सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम, मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम, सदर दारुल ख़ज़ा और दीगर अफराद ने झंडी दिखाकर इस काफिले को विदा किया। इसके बाद एक और काफिले को हज हाउस नामपल्ली से विदा किया गया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव मंगल को शहर हैदराबाद में बिजनेस इंक्यूबेटर टी हब 2 का इफ्तिताह करेंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस है। 5,82,000 मुरब्बा फीट इलाके में दुनिया के सबसे बड़े इंक्यूबेटर टी हब मरहले दुवम का क़याम अमल में लाया गया है। रायदुर्ग में ये नया टी हब बनाया गया, जहां पर कई कंपनियां हैं और बैरूनी ममालिक की बेशतर कंपनियों के लिए ये एक पसंदीदा मकाम है। रियासती हुकूमत ने इस मरकज़ के लिए 300 करोड़ से ज्यादा रकम की सरमायाकारी की है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें इस बात का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 28 जून को टी हब हैदराबाद के नए मरकज का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर कलीदी खुतबात, मास्टर क्लास, टी हब टॉक्स और पैनल डिस्कशन होगा। एसएपी, मारुति सुजुकी, कोटक महिंद्रा बैंक जैसी कॉर्पोरेट कंपनियों के अलावा दीगर इदारों के जिम्मेदारान भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। स्टार्टअप शोकेस, टेक शोकेस, आरवीआर, ड्रोन शोज भी होंगे। नवंबर 2015 में टी हब का पहला मरहला IIIT हैदराबाद कैंपस में शुरू किया गया था। उसके जरिए कई स्टार्टअप्स के बेशतर प्रोग्राम किए गए थे। साथ ही कई कंपनियों और हमख्याल इदारों के साथ इश्तिराक किया गया था। टी हब तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद के 3 तालीमी इदारों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च और खानगी शोबे के दरमियान इश्तिराक रखता है। एक अंदाजे के मुताबिक टी हब में 1100 स्टार्टअप्स ने काम शुरू किया है।
वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने आज पार्टी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि वो बीजेपी की जानिब से टीआरएस हुकूमत के खिलाफ की जाने वाली सोशल मीडिया पर झूठी तशहीर का जवाब दे। उन्होंने आज सिद्दीपेट में पार्टी के कायदीन और कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी में काम करने वाले हर एक वर्कर को मुनासिब मकाम दिया जाएगा। अलहदा रियासत तेलंगाना में नौजवानों और तलबा ने अहम रोल अदा किया था। इसी तरह नौजवानों ने टीआरएस पार्टी में शामिल होते हुए पार्टी की तरक्की में काफी काम किया। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों को मशवरा दिया कि वो फलाही स्कीमात को अवाम तक पहुंचाएं। चंद्रशेखर राव हुकूमत रियासत में तरक्की और अवामी बहबूद के बड़े पैमाने पर काम कर रही है, जो मुल्क भर के लिए मिसाली साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेहतमंद तेलंगाना के क़याम के लिए हुकूमत हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में ला रही है। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के 70 साल दौर में तेलंगाना इलाके में सिर्फ 4 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए थे, लेकिन तेलंगाना की तश्कील और टीआरएस के इख्तिदार में आने के बाद गुज़िश्ता 7 साल के दौरान रियासत भर में 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में ला गया। इसका सेहरा चीफ मिनिस्टर केसीआर के सर जाता है। यही नहीं बल्कि रियासत के 33 अजला में 33 मेडिकल कॉलेजेस सरकारी सतह पर कायम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। कई अजला में कॉलेजेस की मंजूरी भी दी गई है। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि रैतु बंधु स्कीम के तहत अब तक किसानों में 50,447 करोड़ 33 लाख रुपए की रकम तकसीम की गई है। रकम किसानों के बैंक अकाउंट्स में राज तौर पर जमा कर दी गई है। जारिया मौसम बरसात में किसानों को फसल उगाने के लिए इस स्कीम के तहत मजीद 4,150 करोड़ 90 लाख रुपए की रकम अदा की जाएगी, जो 28 जून से किसानों के बैंक अकाउंट्स में जमा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत लाखों किसानों को फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की रहनुमाई के लिए मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कायम किया गया है। यह मुल्क में अपनी नौइयत का पहला शोबा है जो किसानों को फायदामंद फसल उगाने का मशवरा देगा। उन्होंने कहा कि सीजन से कबल कौन सी फसल उगानी है, ये शोबा किसानों को मशवरा देगा। उन्होंने कहा कि इस मरतबा धान के मुतबादिल पाम ऑयल की कास्ट में इजाफा करने का फैसला किया गया। रियासत भर में 20 लाख एकड़ अराजियात पर पाम ऑयल की कास्ट करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा दाल, मूंगफली, तिल और दीगर अजनास की कास्ट का भी मशवरा दिया जा रहा है। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद महाकाली मंदिर में आइंदा माह मुनक्किद होने वाले बोनाल त्योहार के इंतजामात का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि जारिया माह की 30 तारीख को तारीखी गोलकुंडा में बोनाल का त्योहार का इनेकाद अमल में आएगा। वैसे ही सिकंदराबाद में 17 और 18 जुलाई को, पुराने शहर में 22 और 23 जुलाई को बोनाल त्योहार मुनक्किद होगा। इसके लिए हुकूमत की जानिब से न सिर्फ इंतजाम किए जा रहे हैं, बल्कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने स्पेशल फंड्स भी जारी किए हैं। बंदलागुड़ा और पोचाराम इलाकों के मखलुआ राजीव स्वग्राहा फ्लैट्स के अलॉटमेंट के लिए खुरानंदाजी का अमल 27 जून को सुबह 9 बजे शुरू होगा। हुकूमत ने बंदलागुड़ा और पोचाराम में राजीव स्वग्राहा फ्लैट्स को दिलचस्पी रखने वाले शहरियों को मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त करने के लिए मई 2022 में नोटिफिकेशन जारी किया था। 12 मई तक 14 जून दरखास्तें वसूल हुई। 3,716 फ्लैट्स के लिए जुमला 39,082 दरखास्तें मौसूल हुई। बंदलागुड़ा के 2,246 फ्लैट्स के लिए 33,161 दरखास्तें और पोचाराम के 1,470 फ्लैट्स के लिए 5,921 दरखास्तें मौसूल हुई। नोटिफिकेशन के मुताबिक खुरानंदाजी के तरीक़ेकार की बुनियाद पर मुकर्ररा शरहों पर ये फ्लैट्स अलॉट किए जाएंगे। 27 जून को 9 बजे दिन खुरानंदाजी के अमल को फेसबुक और यूट्यूब के जरिए बराह रास्त पेश किया जाएगा। 28 जून को पोचाराम के फ्लैट्स का अलॉटमेंट किया जाएगा। 29 जून को सिवाय ट्रिपल बेडरूम फ्लैट्स के दीगर फ्लैट्स का अलॉटमेंट किया जाएगा। बंदलागुड़ा ट्रिपल बेडरूम डीलक्स फ्लैट्स का अलॉटमेंट भी खुरानंदाजी के जरिए किया जाएगा। शफाफियत के लिए इस खुरानंदाजी की मुकम्मल कार्रवाई को सोशल मीडिया पर बराह रास्त पेश किया जाएगा। जमरे की बुनियाद पर अलॉटमेंट किए जाएंगे। मिसाल के तौर पर 27 जून को पहले जमरे में चौथी मंजिल तक 1 बेडरूम के मकान का अलॉटमेंट किया जाएगा। ऐसे 350 फ्लैट्स के लिए 504 दरखास्तें मौसूल हुई। इस जमरे में 5वीं मंजिल के 1 बेडरूम और उसके बाद डबल बेडरूम के मकानात अलॉट किए जाएंगे। फ्लैट नंबर और दरखास्त गुजारों के नामों को गैर तरतीब अंदाज से उठाते हुए ये अलॉटमेंट किया जाएगा। बंदलागुड़ा के 3 बेडरूम के 345 फ्लैट्स के लिए 16,669 दरखास्तें मौसूल हुई। दरखास्तों की बड़ी तादाद के पेश नज़र 29 जून को उनका अलॉटमेंट किया जाएगा। कामयाब अलॉटमेंट वालों के फ्लैट की बुनियाद पर
तफसीलात HMDA की वेबसाइट www.hmda.gov.in और www.swagraha.telangana.gov.in पर दस्तयाब रहेगी। एक आधार कार्ड सिर्फ एक फ्लैट के लिए अहल होगा और किसी मखसूस आधार कार्ड रखने वाले को एक से ज्यादा फ्लैट अलॉट किया जाता है तो वो फ्लैट मंसूख किया जाएगा। तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस उज्जवल भुयान मंगल यानी 28 जून को अपने ओहदे का हलफ लेंगे। इस सिलसिले में राजभवन में इंतजाम किए गए हैं। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन मंगल को जस्टिस उज्जवल भुयान को हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ दिलाएंगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के अलावा बेशतर वुज़रा और आला ओहदेदारों को हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत के दावतनामे रवाना किए गए हैं। जस्टिस उज्जवल भुयान फिल वक्त तेलंगाना हाईकोर्ट में ही सीनियर जज की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने उन्हें हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश की बुनियाद पर मरकजी हुकूमत ने सदर जमहूरिया को इसकी मंजूरी के लिए फाइल रवाना की और हालिया दिनों में सदर जमहूरिया ने उस फाइल पर दस्तखत भी कर दिए। तेलंगाना हाईकोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का दिल्ली हाईकोर्ट में तबादला कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नरेट वरंगल की जानिब से वरंगल में नशावर चीजों के इस्तेमाल से रोकने के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम का आगाज किया गया, जिसमें वजीर पंचायत राज एरवली दयाकर राव, गवर्नमेंट चीफ विप विनय भास्कर, ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर गुंडू सुधारानी, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर तरुण जोशी के अलावा हजारों नौजवानों ने हिस्सा लिया। आज सुबह ग्रेटर वरंगल मेयर गुंडू सुधारानी ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली का इफ्तिताह अंजाम दिया। साइकिल रैली भी निकाली गई। हनमकुंडा पुलिस हेडक्वार्टर से मणिकुंडा तक साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली तुलबा, कॉलेज के तुलबा और नौजवानों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इस रैली का मकसद नशावर चीजों के इस्तेमाल से अपने आप को बचाना और दूसरों को भी इसकी तलकीन करना है। एक सेहतमंद जिंदगी के लिए नशा दोज़ख से कम नहीं है, इसलिए हर फर्द को किसी भी तरह के नशा करने से रोकने की जरूरत है। रियासती हुकूमत भी नशावर चीजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और सख्त से सख्त सजाओं का ऐलान किया गया है। यहाँ तक कि PD एक्ट भी इसमें लगाया जा सकता है। इस तरह की चीजों से इज्तनाब करने की जरूरत है। साबिक वजीर जूपल्ली कृष्णा राव और रुकन असेंबली हर्षवर्धन के दरमियान कोल्हापुर असेंबली हल्के में रिश्वतखोरी और तरक्की के मामले में खुले मवाहिद के चैलेंज ने इतवार को इस हल्के में कशीदगी फैला दी। चंद माह से साबिक वजीर और उस हल्के के मौजूदा रुकन असेंबली के दरमियान लफ्जी बहस जारी थी। अगरचे के दोनों का ताल्लुक हुक्मरान जमात TRS से है, ताहम उन कायदीन में इख्तलाफात ने उस हल्के में ग्रुप बंदी की सियासत पैदा कर दी। उन दोनों कायदीन ने खुले मबाहिस के लिए एक दूसरे को चैलेंज किया। साबिक वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने मौजूदा रुकन असेंबली हर्षवर्धन को कोल्हापुर टाउन के अम्बेडकर चौराहे पर आने की दावत दी, जबकि हर्षवर्धन ने कहा कि वो मुबाहिसे के लिए साबिक वजीर की क़यामगाह आने तैयार है। इस मामले पर कशीदगी के बाद मकामी पुलिस ने मुदाखलत की और मुबाहिस की इजाजत देने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में दोनों कायदीन के हामियों के दरमियान तसादुम का इम्कान था। मौजूदा रुकन असेंबली साबिक वज़ीर की क़यामगाह की सिमत जा रहे थे कि पुलिस ने उन्हें रोकते हुए मुबाहिस से दस्तबरदारी के लिए तरगीब दी। जिला SP मरोन ने MLA से कहा कि ऐसे मुबाहिस और जलसों के लिए कोई इजाजत जारी नहीं की गई। चूंकि रुकन असेंबली मुबाहिस के लिए मुज़िर थे, पुलिस ने उन्हें एहतियाती तौर पर तहवील में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। रुकन असेंबली के हामियों ने दूसरे मकाम पर उन्हें मुंतकिल करने से पुलिस को रोकने की कोशिश की और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इसी दौरान साबिक वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि वो अपनी क़यामगाह पर रुकन असेंबली का इंतजार कर रहे हैं। एहतियाती इक़दाम के तौर पर साबिक वजीर की क़यामगाह पर 200 मुलाजिमीन पुलिस का दस्ता तैनात कर दिया गया। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान व रुकन राज्यसभा सैयद नासिर हुसैन ने मरकजी हुकूमत से अग्निपथ स्कीम से दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा किया। आज गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि अग्निपथ स्कीम से ना ही फौज का भला होगा और ना ही मुल्क महफूज रहेगा। जो एक साल में बने, अगर वो या तो वो MP है या नहीं तो वो मंत्री है, लेकिन जो इनके साथ जो नहीं है, जो रिटायर हो चुका है, वो सीधा सीधा कह रहा है कि ये स्कीम से हमारी आर्मी कमजोर होगी, हमारी आर्मी हमारे देश के दुश्मनों को कन्फ्रंट नहीं करेगी, फेस कर नहीं पाएगी। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे वो है। अब ये बार बार ये कहते हैं कि जो बार बार ये कहते हैं कि नए लोगों को लाना, कम उम्र वालों को लेके आना, इसका एवरेज एज कम करते जाना, और इससे जो हम यंग लोगों को ले गए तो बहुत ज्यादा फुर्ती होगी, एफिशिएंसी होगी। हम बार
बार बार ये पूछे भाई 6 महीने की ट्रेनिंग से आप क्या ट्रेन करना चाह रहे हैं बच्चों को? 17 साल के बच्चे को किस तरह की टेक्नोलॉजी से वो 10वीं क्लास पास होकर आ रहा है या 11वीं क्लास पास होकर आ रहा, उसको कैसा जो है आप ट्रेन करेंगे? और 6 महीने के ट्रेनिंग के अंदर कौन से हथियार उसको देंगे? आज दुनिया में इतने सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं। अमेरिका में बैठ के जो हम रशिया के ऊपर मिसाइल चला सकता है, इंडिया में बैठ के जो है यहाँ से कई हजारों किलोमीटर दूर तक जो है लोग मिसाइल भेज सकता है। वैसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लेके आप 10वीं पास 11वीं पास के जवानों को वहां ले जाके उसको इस्तेमाल करने देंगे? ये किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। ऐसा ही जो है देश भर में नौकरियां की इतना बुरा हाल है। रेगुलर आर्मी हम लोग आते हैं रेगुलर आर्मी, ये लोग कर रहे हैं कि टेम्पररी आर्मी जो 2 साल 3 साल काम करेंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग, 3 साढ़े 3 साल काम करेंगे, उसके बाद उनको आगे क्या होगा, उनके साथ क्या फ्यूचर में होगा, कहां उनको नौकरी मिलेगी, यहां से इनकी जाने के बाद उनकी जिंदगी में क्या होगा, वो उनको कुछ नहीं पता। और वो कंप्लीट किससे करेंगे? रेगुलर आर्मी के साथ करेंगे। एक तरफ और रेगुलर आर्मी को आप क्या दे रहे हैं? सारा उनको पूरा तनख्वाह दे रहे हैं, उनको जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं, उनको ग्रेजुएटी दे रहे हैं, उनको पेंशन दे रहे हैं। अब दूसरी तरफ आप ऐसे युवाओं को लेके आ रहे हैं जिनको कोई गारंटी नहीं, कोई ग्रेजुएटी नहीं, कोई पेंशन नहीं, और सबसे बड़ी बात जो है 3 साल वहां पे काम करके जाने के बाद वो आगे जाके कहां काम करेगा, उसकी जॉब सिक्योरिटी क्या है, इसका कोई उसे गारंटी नहीं। तो वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा यानी दुश्मनों से लड़ेगा, वो सोचेगा। ये ऐसे बहुत सारे सवाल इसमें खड़े हो गए हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस इशू को पिकअप की। जंतर मंतर पे हम लोग सारे एमपी, लोकसभा राज्यसभा एमपी, रेवंत रेड्डी साहब हम लोग सब साथ में थे, सीडब्ल्यूसी मेंबर्स बैठ के एक पीसफुल सत्याग्रह किए। उसके बाद में हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सारे मिलके 5-6 हजार लोगों को इकट्ठा करके देशभर से वो लोग जो है जंतर मंतर पे फिर एक बड़ा सत्याग्रह किया। हम सारे एमपी पार्लियामेंट के बाहर से राष्ट्रभवन तक हम लोग मार्च करके राष्ट्रपति से हमारे लीडर जाके मिलकर एक मेमोरेंडम दिए, ये किसी भी हालत में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको रोल बैक करना पड़ेगा, ये देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रही है प्रेसिडेंट सरकार, इसको वापस लेना पड़ेगा करके हम लोग वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी मेमोरेंडम दिए। तो एक्स आर्मी मैन है, अगर वो या तो वो एमपी है या नहीं तो वो मंत्री है, लेकिन जो इनके साथ जो नहीं है, जो रिटायर हो चुका है, काला कानून आए वापस लिए तक कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लड़ चुका है। उसमें काला कानून नरेंद्र मोदी जी वापस लेते हुए जाति से क्षमा मांगा। इस बार भी वही होगा। राहुल जी ने यही कहा, आने वाले दिनों में सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी लड़ाई जारी रहेगा। आने वाले लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ हमारा लड़ाई जारी रहेगा। उसके पहले ही कांग्रेस पार्टी सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं और ये कानून वापस ले और जाति से क्षमा मांगे। धन्यवाद। काला कानून कांग्रेस पार्टी ने फौज में भर्ती के लिए मुतारिफ करदा अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पीर यानी 27 जून को मुल्क की सतह पर तमाम असेंबली हलकों में सत्याग्रह प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला किया है। इस फैसले के मुताबिक तेलंगाना भर के तमाम असेंबली हलकों में भी पीर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अग्निपथ स्कीम को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए सत्याग्रह प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। मलकाजगिरी असेंबली हल्के में मुनक्किद होने वाले सत्याग्रह प्रोग्राम में पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी शिरकत करेंगे, जबकि दीगर असेंबली हल्कों में वहां के इंचार्ज कायदीन और डीसीसी सुदूर अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट शिरकत करेंगे। रेवंत रेड्डी ने पार्टी कैडर से अपील की कि वो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। कांग्रेस पार्टी में हालिया दिनों टीआरएस से ताल्लुक रखने वाले बास कायदीन को शामिल कर लिया गया, जिस पर पार्टी के सीनियर कायदीन पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी पर शदीद नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बताया गया कि रेवंत रेड्डी ने पार्टी के सीनियर कायदीन बिलखुसूस दीगर जमातों के कायदीन को कांग्रेस में शामिल करने से मुतालिक तश्कील करदा कमेटी के इल्म में लाए बगैर टीआरएस के बास कायदीन को कांग्रेस में शामिल कर लिया है। बताया गया कि जारी हफ्ता कांग्रेस में खम्भम जिले के साबिक रुकन असेंबली को पार्टी में शामिल किया गया। इस सिलसिले में गांधी भवन में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने साबिक रुकन असेंबली को पार्टी खड़वा पहनाकर कांग्रेस में शामिल कर लिया। इस मौके पर खम्भम जिले से ताल्लुक रखने वाले पार्टी के सीनियर कायद व सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का मौजूद नहीं थे।
बताया गया कि भट्टी विक्रमार्का को इस बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई थी, जिस पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। इसी तरह खैरताबाद बल्दी डिवीजन से नुमाइंदगी करने वाले टीआरएस की कॉर्पोरेटर विजया रेड्डी को भी कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। खैरताबाद असेंबली हल्के से वाबस्ता पार्टी के सीनियर कायद व कौमी तर्जुमान डॉक्टर दासजू श्रावण और दीगर कई अहम कायदीन को इसकी इत्तला नहीं दी गई। पार्टी के सीनियर कायदीन का इल्जाम है कि पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी एकतरफा फैसले कर रहे हैं और वो किसी भी मामले में सीनियर कायदीन से मुशावरत करना नहीं चाहते। इसी दौरान तेलंगाना पीसीसी के तर्जुमान अटंकी दयाकर ने पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए उनके हल्के तुंगतुर्ती से उनके खिलाफ कांग्रेस के बागी उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करने वाले वीर रवि को पार्टी में दोबारा शामिल करने के फैसले की शदीद मजम्मत की। दयाकर ने अपने मकतूब में कहा कि रवि ने 2018 के इंतखाबात में तुंगतुर्ती हल्के में उन्हें शिकस्त देने के लिए आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला किया था। इस इंतखाब में रवि ने 2700 वोट हासिल किए, जबकि उन्हें 1800 वोटों से शिकस्त हुई। इसी तरह रवि कांग्रेस की शिकस्त के लिए जिम्मेदार है, उन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया जा सकता। टीआरएस कायद डॉक्टर रवि ने टीआरएस को खैराबाद कहते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उनका कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने पार्टी में खैर मकदम करते हुए पार्टी का खंडवा पहनाया। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने इतवार के रोज कांग्रेस में शामिल होने वाले डॉक्टर रवि और साबिक सरपंच एमपीटीसी मेंबर्स जिन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, उन्होंने मुखातिब करते हुए बताया कि कांग्रेस तेलंगाना की तश्कील अपने नुकसान की परवाह किए बगैर अंजाम दी और कांग्रेस के पास इख्तिदार की कोई अहमियत इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से तकरीबन 60 साल तक इस मुल्क पर हुक्मरानी की और मुल्क और रियासत की तरक्की को मुमकिन बनाया। उन्होंने बताया कि दीगर सियासी जमातों से कांग्रेस में शामिल होने वाले कायदीन खिदमत के जज्बे के तहत शामिल हों, ना कि टिकट हासिल करने के लिए। तेलंगाना बीजेपी ने कौमी इंसानी हकूक कमीशन से दरखास्त की है कि 19 लाख राशन कार्ड्स की मनसूखी को खत्म किया जाए। उन कार्ड्स को बगैर किसी वजह के खत्म कर दिया गया। साथ ही नए राशन कार्ड्स के लिए मौसूल होने वाली 7 लाख नई दरखास्तों पर पाबंदी को फौरी खत्म किया जाए। कमीशन को मौसूमा मकतूब में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि यह दस्तूर की दफा 14 और 21 के साथ इंसानी विखार की भी खिलाफ वर्जी है, जिसकी तमानियत दफा 21 में दी गई है। तेलंगाना हुकूमत मुल्क के शहरियों के इंसानी विखार के तहफ़्फ़ुज़ में बुरी तरह नाकाम हो गई है। रियासती बीजेपी सरबराह ने कमीशन पर जोर दिया कि अंदरून 3 माह राशन कार्ड के अमल को मुकम्मल किया जाए। ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि हुकूमत ने 19 लाख राशन कार्ड को मनसूख किया है, रेड्रेसल मैकेनिज्म नहीं बनाया और ना ही राशन कार्ड के लिए नई दरखास्तें ली जा रही है। बंडी संजय ने कहा कि कमीशन से ज़रूरी हिदायत दी जाए क्योंकि हुकूमत तेलंगाना रियासत के शहरियों को दरपेश मसाइल को समझने से इनकार कर रही है। हुकूमत तेलंगाना ने 2014 से अब तक बगैर किसी नोटिस और किसी वजह के 19 लाख राशन कार्ड्स को मनसूख किया। इन 19 लाख खानदानों को सब्सिडी पर ग़िज़ा से महरूम रखा गया। उन्होंने कहा कि जून 2021 से हुकूमत ने इंदराज को अमलन रोक दिया और उसने नई दरखास्तों को रोकने के लिए मी सेवा सेंटर सिस्टम में तरमीम की। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के डेटा के मुताबिक मजीद 7 लाख दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस ने 82,000 वोटों की अक्सरियत से आत्मकूर असेंबली हल्के की सीट पर कब्जा कर लिया। एक तरफा ज़मीनी इंतखाब में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विक्रम रेड्डी ने बीजेपी के भरत कुमार को 82,742 वोटों से शिकस्त दी। भरत कुमार और दीगर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। विक्रम रेड्डी को 1,02,074 वोट हासिल हुए, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 19,332 वोट मिले। बीएसपी उम्मीदवार ने 4,897 वोट हासिल किए। जुमेरात को इस असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में 65% वोट डाले गए थे। पहले राउंड से ही विक्रम रेड्डी ने सबकत बरकरार रखी। 20 राउंड में वोटों की गिनती खत्म हुई। रियासत के वजीर सनत गौतम रेड्डी की मौत की जारिया साल फरवरी में उनकी मौत के सबब इस हल्के का ज़मीनी इंतखाब जरूरी हो गया था। हुक्मरान जमात ने गौतम रेड्डी के भाई विक्रम रेड्डी को उम्मीदवार बनाया था। रियासत की असल अपोजिशन तेलुगुदेशम ने अपना उम्मीदवार नहीं ठहराया था। तेलंगाना आरटीसी की बस में खातून ने बच्चे को जन्म दिया। खातून और नौज़ायदा दोनों सेहतमंद हैं। तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार के मुताबिक आदिलाबाद जिले के गड़ी हथनूर गांव के पास आरटीसी बस में हामिला खातून सवार हुई थी, जिसमें शदीद
जिन्हें शदीद दर्द होने पर बस ड्राइवर एम अंजना और कंडक्टर CH गब्बर सिंह ने बस को उसी गांव में रोक दिया और तमाम मुसाफिरीन को बस से उतार दिया। बस में सवार चंद खवातीन और गांव की चंद खवातीन की मदद से उस खातून की डिलीवरी अंजाम दी गई। खातून ने एक लड़की को जन्म दिया। बादशाह उसी बस के जरिए जच्चा और बच्चा को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने मायने के बाद दोनों को सेहतमंद करार दिया। मुतालिका बस के कंडक्टर गब्बर सिंह ने इस बात की इत्तला मुतालिका डिपो मैनेजर कर दी और डिपो मैनेजर ने हैदराबाद में RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर के दफ्तर तक इसकी इत्तला पहुंचाई, जिस पर RTC के MD ने बस में पैदा होने वाली लड़की को ताहयात मुफ्त सफर की सहूलत का ऐलान किया। मानसून में तेजी पैदा हो रही है। रियासत के 33 के मिन जुमला 20 अजला में हफ्ते की शाम से इतवार तक औसत बारिश रिकॉर्ड की गई। जयशंकर भूपालपल्ली जिले के गौरी पोथलापल्ली गांव में सबसे ज्यादा 11.18 सेंटीमीटर बारिश हुई। मंचिरियाल जिले के तांडूर में 8.4 सेंटीमीटर, मुलुक जिले के मलमपल्ली में 8.35 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुलुक, कामारेड्डी, वरंगल, मेदक, जयशंकर भूपालपल्ली और पेद्दपल्ली अजला में औसत बारिश हुई। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने कहा कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के बेशतर मकामात पर 29 जून को बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि शुमाली साहिली आंध्रा, यानम, जुनूबी साहिली आंध्रा और रायलसीमा के 1 या 2 मकामात पर बारिश होगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जुनूब मगरबी मानसून रायलसीमा में कमजोर हो गया। इसी अरसे के दौरान मशरकी गोदावरी जिले में 1 या 2 मकामात पर शदीद बारिश हुई। भोपालपल्ली जिले में महकमे जंगलात के अहदेदारों ने शेर के पंजों के निशानात को पाया। ये निशानात इतवार को जिले के KT माइंस के करीब देखे गए। महकमे जंगलात के अहदेदारों को शेर की जानिब से CR नगर के करीब, जो कि वरंगल कालेश्वरम कौमी शाहराह के पार करने का उसके पंजों के निशानात के जरिए पता चला, जिसके बाद उस जंगली जानवर की नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर भोपालपल्ली लावण्या ने कहा कि ये एक बालिग शेर है जिसने मंचिरियाल जिले से मानेर दरिया को अबूर किया। उसके पंजों के निशानात की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि बालिग शेर जंगलाती इलाके में घूम रहा है। हम खुसूसी टीमों की तश्कील के जरिए शेर की नकलो हरकत का पता चलाने के इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंगलाती इलाके में बर्फ़ी के तार लगाने से रोकते हुए शेर के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस मकाम पर शेर नज़र आया उसके अतराफ के 10 किलोमीटर के हदूद में रहने वाले अफराद को चौकस कर दिया गया है। उन इलाकों के अवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो जंगल में ना जाएं और अपने मवेशियों को जंगल में ना भेजें। शुबा किया जा रहा है कि शेर आदिलाबाद जिले के कोवाल टाइगर रिजर्व या फिर मुतसिल रियासत महाराष्ट्र के ताड़ोवा अंधारा टाइगर रिजर्व के जंगलाती हदूद से भोपालपल्ली के जंगलाती हदूद में दाखिल हुआ। बाज़ अफराद ने दावा किया कि उन्होंने मानेर दरिया और बोगला वागो प्रोजेक्ट के करीब इस शेर को देखा है। वाज़ेह है कि तकरीबन 1 दह बाद अगस्त 2020 में जिले के आजमनगर गांव में शेर नजर आया था। कर्नाटका में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। मजदूरों को ले जाने वाला ट्रक गलती से नहर में गिर पड़ा। ये वाकया इतवार की सुबह 7 बजे पेश आया। ये बेलगाम में यह हादसा पेश आया। इस वाक़े में 7 मजदूर हलाक हुए और 11 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब गोकाक ताल्लुक के अक्तिंग्यारा हाला गांव से तामीराती मजदूर बेलगाम जा रहे थे। बेलगाम के कन्नाबरागी गांव में गाड़ी ने कंट्रोल खो दिया और बिलारी नहर में गिर गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मकामी लोगों की मदद से जख्मियों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। लाशों को भी निकाल लिया गया है। बेलगाम के पुलिस कमिश्नर MB बोरा लिंगया ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कामों की निगरानी की। कर्नाटका पुलिस ने बताया कि इस वाक़े में 7 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और 11 दीगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां हुकाम के मुताबिक तीनों की हालत तशवीशनाक है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।